ठीक है, चलिए अब हम कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की प्रकृति। अब इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है। पहले हम कई एक दो एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। आपकी बुक में एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, जो पुरानी बुक होगी, नई बुक में नहीं है। मैक्सिको भी एक देश है जो 1930 के आसपास स्पेन से आजाद हुआ। जैसे अंग्रेजों से कौन आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, ऐसे स्पेन से कौन आजाद हुआ, मैक्सिको आजाद हुआ। और मैक्सिको जैसे भारत को आजाद कराने वाली एक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, ऐसे ही मैक्सिको को आजाद कराने वाली एक पार्टी थी, कौन सी पार्टी, PRI। ठीक है, उसके अंदर पार्टी दे रेवोल्यूशनरी ऐसे कुछ करके है, वो आप देख लेना। पार्टी दे रेवोल्यूशन, दे का मतलब होता है स्पेनिश में ऑफ, पार्टी दे इंस्टीट्यूशन और रेवोल्यूशन, ऐसे करके उन पार्टी का नाम है PRI। पुरानी बुक में होगा, नई बुक में तो नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, आप समझ ले के नहीं समझ लो। तो PRI पार्टी ने लगभग 70 साल से भी ज्यादा मैक्सिको में राज किया। पर वो जो उन्होंने राज किया वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू नहीं किया। PRI पार्टी जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते थे, जैसे पुलिस, आर्मी, स्कूल, कॉलेजेस, सबसे अपना प्रचार करवाती थी। ये ठीक उसी तरह हो गया, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, जैसे आप सब बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके स्कूल की टीचर ऐसा बोले आपके पेरेंट्स को बुलाकर PTM में कि सब लोग जो है इस पार्टी को वोट देना, अगर आप इस पार्टी को वोट नहीं दोगे तो हम आपके बच्चे को पास नहीं करेंगे। तो ये ठीक उसी तरह PRI इस तरह का कुछ कर रही थी, एग्जैक्टली ये नहीं, इस तरह का कुछ कर रही थी। तो आप बता सकते हो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, नहीं थे। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया यहाँ पर, और ना ही चाइना की तरह यहाँ पे एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो फिर ऐसी क्या खास बात थी, क्या ऐसे कांग्रेस का नेचर था, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के साथ एक लेगेसी जुड़ी हुई थी। लेगेसी समझते हो क्या होता है लेगेसी, मतलब परंपरा जुड़ी हुई थी। किस चीज की परंपरा थी, कांग्रेस पार्टी ने क्या कराया देश को, आजाद करा। सारे के सारे जो मोस्टली फ्रीडम फाइटर थे किस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के। चाहे वो मौलाना आजाद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, हालांकि वो सरकार का हिस्सा नहीं थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस। आपने बहुत सारे नेताओं के बारे में सुना होगा, वो सब किससे बिलोंग करते थे, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। बहुत सारे लोग थे, जगजीवन राम है, बहुत सारे और भी लोग हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ एक परंपरा जुड़ी हुई थी। इतने बड़े बड़े नेता जो थे वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, और कांग्रेस पार्टी को एक छाप थी कि इन्होंने देश को आजाद कराया है। एक तो इसका लुत्फ कांग्रेस पार्टी उठा रही थी, लेकिन इसके अलावा भी दो और भी बहुत बड़ी बातें थी। जो पहली हमारी चीज है वो कौन सी है, निकालो, आपकी बुक में टॉपिक दे रखा होगा एक, निकालो, सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन। ये लिखेंगे सब लोग इसको, सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन। इसको क्या बोला गया इंग्लिश में, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कॉलिशन। ठीक है, एक इसके पैरेलल एक और टॉपिक है, बताइए कौन सा टॉपिक है वो, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट विद, क्या है, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट विद इन ऑफ फैक्शन। फैक्शन का मतलब है गुट। अभी बताऊंगा फैक्शन या गुट का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में बोला है
गुटों में तालमेल और सहनशीलता, यही है ना। अब देखो, इसको गौर से पढ़ो, ये तीन चीजें आपको अपनी बुक में एग्जाम में लिखनी है जब भी इसको लेकर आए कि किस तरह कांग्रेस पार्टी शुरुआत के 3 इलेक्शनों में पूरे देश में छाई रही। तो उसमें आप लिखोगे नेचर ऑफ कांग्रेस क्या है, मतलब कांग्रेस की प्रकृति क्या है। ये मत लिख देना कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया या पीआरए जैसा कुछ किया, क्योंकि ऐसा नहीं था। ठीक है, 3 चीजें जरूर लिखोगे। पहली चीज क्या लिखोगे, कांग्रेस के साथ क्या जुड़ी हुई थी, लेगेसी। लेगेसी मतलब परंपरा जुड़ी हुई थी कि कांग्रेस में उस कद के नेता थे, ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने देश को क्या कराया, आजाद कराया, पहली बात। दूसरी बात क्या आ जाती है हमारी, कांग्रेस जो था वो एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कॉलिशन था, मतलब सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन था। क्या मतलब, सामाजिक मतलब है समाज का हर तबका, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्य वर्ग हो, किससे जुड़ा हुआ था, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कि हर आइडियोलॉजी मतलब हर विचारधारा के लोग भी किससे जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। चाहे वो समाजवादी लोग हो, चाहे वो पूंजीवादी लोग हो, चाहे वो राष्ट्रवादी लोग हो, चाहे वो उदारवादी लोग हो, और कुछ हद तक चाहे वो साम्यवादी कम्युनिस्ट लोग हो। ठीक है, लिबरल, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट। ठीक है, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट जो लोग थे वो भी किस में जुड़े हुए थे, एक ही पार्टी में जुड़े हुए थे, किसमें, कांग्रेस में। चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे स्टूडेंट हो, वो सब किससे जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी के, अब आप लगाइए, जब कांग्रेस पार्टी में एक फैक्ट्री का मालिक भी उसका पार्ट है और उसी मालिक की फैक्ट्री के मजदूर भी किसका पार्ट है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग समाज के हर वर्ग के लोग भी किससे जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से। और समाज में हर एक आइडियोलॉजी को मानने वाले, हर एक विचारधारा को मानने वाले लोग भी किससे जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से। ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत थी। समझ गए, ये मत समझो आज भी हम जितनी पार्टियां देखते हैं, यहाँ तक कि आपकी चैप बुक में भी लिखा हुआ है, जितनी अलग अलग पार्टियां बनी है वो किससे निकलकर बनी है, कांग्रेस पार्टी से ही निकलकर बनी है। क्योंकि हर आइडियोलॉजी और हर सोसाइटी के लोग किस में थे, कांग्रेस पार्टी में थे। समझ आया आपको ये टॉपिक। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं क्या, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन। यहाँ पे जो शब्द दिया गया फैक्शन, फैक्शन का मतलब है गुट, गुट का मतलब या फैक्शन का मतलब कोई दूसरी पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो अलग अलग ग्रुप है। जैसे आपके स्कूल में अलग अलग क्लासेस है, 12th क्लास है, क्या 12th क्लास सब एक है या अलग अलग सेक्शन बने हैं, अलग सेक्शन बने हैं, लेकिन कहलाएगी तो वो भी क्या, 12th क्लास ही। वो बात अलग है, कॉमर्स का सेक्शन है, आर्ट्स का सेक्शन है, और ये साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल का सेक्शन है, जो भी है। ठीक है, ऐसे ही ये कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अलग अलग फैक्शन बने हुए थे, गुट बने हुए थे। एक गुट जो है वो नेशनलिस्ट है, मतलब राष्ट्रवादी विचारधारा को मानता है। एक गुट जो है वो लिबरलिस्ट है, मतलब उदारवादी विचारधारा को मानता है। एक गुट जो है वो समाजवादी है, जो सोशलिस्ट विचारधारा को मानता है। ठीक है, एक गुट मैंने अभी बताया, एक गुट है जो किसान मोर्चा है, जो किसानों की बातें रखेगा। एक गुट जो है वो मजदूर मोर्चा है, जो किसकी बात रखेगा, मजदूरों की बात रखेगा। एक गुट जो है वो महिला मोर्चा है, जो किसकी बात रखेगा, महिलाओं की। एक जो है युवा मोर्चा है, वो किसकी बात रखेगा, युवाओं की, तो कॉलेज स्कूल स्टूडेंट है उनकी बात रखेगा। तो ये सारे फैक्शन जो कि हमने पहले बात की, आप कहोगे ये अलग कैसे हैं इससे, ये अलग ऐसे हैं कि इतने सारे जब गुट है जो अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग समाज, अलग अलग विचारधारा, आइडियोलॉजी के हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, आपस में सहनशीलता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसान और मजदूरों में आपस में लड़ाई हो गई, मत है ना, ऐसा ना हो कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं और उन्हीं के मजदूर हैं उनके आपस में लड़ाई हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बीच में टॉलरेंस होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में टॉलरेंस था, सहन शक्ति थी। ठीक है, और दूसरी बात मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब है तालमेल भी होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो अलग अलग गुट थे, जो मैंने अभी आपको बताया, जो अलग अलग समाज से और अलग विचारधारा से आते थे, उनके बीच क्या था, सहनशीलता थी और तालमेल बना हुआ था, टॉलरेंस और मैनेजमेंट बना हुआ था। ये 3 सबसे बड़ी बातें थी जो अभी हमने पढ़ी। इसकी वजह से कांग्रेस को शुरुआत के 3 इलेक्शन में क्या मिला, बहुत जबरदस्त सीटें मिली, सारी विधानसभाओं में और सारी की सारी लोकसभाओं में। समझ आया आपको। ठीक है, इसके साथ ही ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाता है। जस्ट लास्ट इसमें एक टॉपिक आता है, उसको हम पढ़ते निकालिए, जिसका क्या है, विपक्षी दलों का उद्भव। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं, और जो ह्यूमन नेचर है, जो इंसानी फितरत है, वो ऐसी है कि वो एक छाते के नीचे नहीं रह सकते। इसका मतलब ये होता है हर इंसान को अलग अलग आइडियोलॉजी फॉलो करनी होती है,
उसके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। हो सकता है कांग्रेस, जैसे केरला में हो सकता है कांग्रेस पार्टी उतने अच्छे से काम नहीं कर पाई हो, या कम्युनिस्ट पार्टी ने उससे भी बेहतर काम करके दिखाया हो। इसलिए 1957 में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, लोगों ने वोट ही तो दिया तभी तो बनी, और वहां पे आज तक किसकी सरकार है? आज भी वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, ठीक है ना। तो वहां के लोगों को हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी लगी, इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस के जो अलग अलग, पूरे बहुत बड़ा देश है हमारा, जब देश आजाद हुआ तो भारत की आबादी कितनी थी? 36 करोड़ थी, ठीक है ना, 36 करोड़। तो इस इतने बड़े देश में, इतने बड़ा डाइवर्स कंट्री, विविधताओं वाला देश, इतनी भारी आबादी वाला देश जो है, उनके सबके हित अलग अलग हो सकते हैं, और हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी फुलफिल ना कर पाई हो, कांग्रेस पार्टी उस हिसाब से ध्यान ना दे पाई हो, इसलिए विपक्षी दलों का उद्भव होने लगा, अपोजिशन पार्टी का उद्भव होने लगा। आपकी बुक में अलग अलग पेज पे दिया हुआ है कि कौन सी पार्टी कब बनी, लेकिन आप, है ना, अब आपको एक घर से छोटा सा काम करके लाना है। जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे वो भी एक बार ये काम कर लेंगे और मेरे को कमेंट में बता देंगे। आप निकालिए, अपनी बुक में निकालिए, सबसे पहले स्टार्टिंग से निकालिए, जो चैप्टर स्टार्टिंग से, और एक एक पेज पर, हाँ बस यहाँ से एक एक पेज पलटते रहिए, हाँ एक एक पेज पलटिए, एक टॉपिक निकालिए, हाँ नेचर ऑफ कांग्रेस, नेचर ऑफ कांग्रेस वाला टॉपिक निकालिए, हाँ बस ये वाला नेचर ऑफ कांग्रेस वाला टॉपिक निकालेंगे तो आपको दो बैल दिख रहे होंगे। ये दो बैल शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह थे। आज जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ, हाथ का पंजा, ठीक है। वो पहले नहीं हुआ करता था, वो 1980s के आसपास आया है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे इसी बुक में। लेकिन शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? दो बैल थे, ठीक है। अब जहां पे आपने निकाला है वहां पे एक पार्टी देखोगे, सोशलिस्ट पार्टी मिली किसी को? आगे पीछे कैपिटल वाले हो तो आगे पीछे पेश करके देख लेना, सोशलिस्ट पार्टी। अब सोशलिस्ट पार्टी कब बनी, किसने बनाई, आइडियोलॉजी क्या थी? हालांकि आइडियोलॉजी विचारधारा नाम से दिख रही है, समाजवादी विचारधारा होगी, लेकिन कब बनी, किससे अलग होके बनी, ये 4-5 चीजें आपको हर पार्टी के बारे में लिखकर अगली क्लास में लेकर आनी है। इस साथ ही चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे सोशलिस्ट पार्टी कब बनी, कौन मुख्य लोग थे इसको बनाने वाले? जैसे आचार्य नरेंद्र देव है, जयप्रकाश नारायण है, जेपी नारायण जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, राम मनोहर लोहिया है, उनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे लोग। तो जो जो बनाने वाले मुख्य लोग थे, पार्टी कब बनी, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, किससे अलग होके बनी, अगर कांग्रेस से अलग होके बनी तो लिखना है, वैसे अलग होके ही बनी कांग्रेस से, ठीक है। ये सब आप देख लेना। इससे अगली पार्टी कौन सी है? इससे अगली पार्टी होगी कम्युनिस्ट। कौन सी पार्टी है? द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी अगली पार्टी देखिए कौन सी है? भारतीय जनसंघ, ठीक है। तो ये आप लोग सब देख लेना, ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई है कि किससे अलग होके बनी है, कब बनी है, आइडियोलॉजी क्या है, बनाने वाले मुख्य लोग कौन थे, ये बस देख लेना। फिर एक टॉपिक निकालिए, वही वाला जो अभी हम देख रहे थे, विपक्षी दलों का उद्भव, है ना, राइजिंग ऑफ द अपोजिशन पार्टी। हाँ जी, हाँ जी, राइजिंग। हाँ, इसमें देखिए एक बहुत अच्छा कार्टून दे रखा है, दिखा कार्टून कि एक बहुत बड़े से पेड़ पर, मजबूत पेड़ है, बहुत मोटा तना है, आपको दिख रहा होगा, उनकी शाखाओं पे कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, और नीचे उस पेड़ पे रस्सी बांध के विपक्षी दलों के जो नेता है उस पेड़ को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्टून जो है विपक्षी दलों के उद्भव को दिखा रहा है, जो अपोजिशन पार्टी राइज कर रही है, ओरिजिन कर रही है, उसको दिखा रहा है कि किस तरह कांग्रेस की जड़ें हिलाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, और ऐसा हुआ भी। आप देखोगे जो हम अगले चैप्टर, आगे आने वाले चैप्टर में, अभी तक हमने कितने इलेक्शन पढ़े यहाँ पर, कितने इलेक्शन पढ़े? केवल 3। अभी जो चौथा इलेक्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रही है, कोई पिक्चर की स्टोरी चल रही है बड़ी जबरदस्त तरीके से। चौथे इलेक्शन में पूरे भारत की राजनीति हिल जाएगी, और उसको जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो एक नाम देंगे, राजनीतिक भूकंप, पॉलिटिकल अर्थक्वेक, जो हम आगे आने पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। समझ आया आपको? इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो होमवर्क मैंने दिया है वो आप सबको अगली क्लास में करके लाना है, और जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे वो भी कमेंट में ये सब चीजें बता देंगे, जो जैसे समझ नहीं आता, कुछ चीजें प्रॉब्लम होती है, वो चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए।